हेलो, अभी वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जान लें इनहेरिटेंस क्या होता है। यानी कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation। यानी कि जो करेक्टर होते हैं जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको हिंदी में अनुवांशिकता कहते हैं। और बात करी जाए अगर वेरिएशन के बारे में, तो वेरिएशन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं विभिन्नताएं हिंदी में। यानी चेंजेस दैट appear in their offspring called variation। यानी कि इनहेरिटेंस के द्वारा जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जाते रहते हैं और इनकी जो जर्म सेल, जो ह्यूमन या कोई भी एनिमल होता है जिसके जर्म सेल में जब वो डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, उसके दौरान क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफर हो जाता है। यही डिफरेंस जो लगातार होते रहता है और उसमें क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। और इतना ज्यादा परिवर्तन कभी कभी हो जाता है कि वो अपनी स्पीशीज से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखना शुरू कर जाते हैं। उसे ही कहा जाता है इवोल्यूशन। तो बात किया हमने अभी यहाँ पे आपको बताया वेरिएशन के बारे में कि जो भी चेंजेस होंगी जो अपने पेरेंट से डिफर दिखेंगे उसे बोला जाएगा वेरिएशन, यानी विभिन्नताएं। अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले आपकी टर्मिनोलॉजी जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। यानी टर्म क्या कह रहा है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्रोमोजोम, डीएनए, एलील, लॉकस, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीन, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, सबसे पहले अगर बात की जाए क्रोमोजोम, आपको पता है कि ह्यूमन के जो ईच सेल होती हैं, जो सोमैटिक सेल होती हैं, बॉडी की सेल्स, सोमैटिक सेल, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो 46 होता है। और अगर बात की जाए क्रोमोजोम्स पाया कहाँ जाता है, क्रोमोजोम्स पाया जाता है सेल के अंदर
और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसी के अंदर पाया जाता है डीएनए। और डीएनए जिसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो सेगमेंट है वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन का फंक्शन क्या होता है? ये जीन जो होता है कैरेक्टर को एक पीढ़ी से, स्पेशल कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ले जाने का काम करता है। जैसे कि एक माला में मोतियां पिरोई हुई होती हैं, उसी तरीके से डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन चिपके होते हैं। और ईच जीन, प्रत्येक जीन का जो काम होता है अपना अलग अलग होता है। कोई जीन कलर को डिनोट करता है, कोई जीन एक्टिविटी को डिनोट करता है, कोई हेयर के टेक्सचर को डिनोट करेगा, कोई आईज के कलर को डिनोट करेगा। यानी प्रत्येक जीन का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। और इसमें बात की जाए अगर एलील की, तो एलील को कहा जाए मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। यानी जीन का कई रूप, मल्टीपल फॉर्म क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। और अगर बात की जाए डोमिनेंट लॉकस, तो लॉकस का मतलब होता है वो जीन कहां पे मौजूद है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। लॉकस का मतलब सीधा सीधा आप समझिएगा कि आइडेंटिटी करेगा। और पोजीशन को बताएगा कि कौन सा जीन का मल्टीपल फॉर्म कहां पे मौजूद है, यानी पोजीशन को डिनोट करेगा। अब बात की जाए कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव अभी हम आपको यहीं पे एक चेकरबोर्ड के माध्यम से समझा दे रहे हैं। आगे भी ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसको समझने के लिए डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, यानी जिसके ऊपर वो हावी हो जाए। जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एक संकर पौधे के बारे में। उसमें हुआ क्या कि उसमें एक टाल प्लांट लिया गया और एक स्मार्ट प्लांट लिया गया। उसमें क्या किया गया? क्रॉस कराया गया। तो जब क्रॉस कराया गया तो पहले का जब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें देखा गया कि हुआ क्या कि वही प्रभावी हुआ जो क्या था? डोमिनेंट था। जैसे कैपिटल टी, रिसेसिव जो ड्वार्फ, ये टाल कैरेक्टर था। और ये ड्वार्फ कैरेक्टर। तो हुआ क्या कि जो टाल वाला कैरेक्टर था वो ड्वार्फ को क्या कर दिया? दबा दिया, यानी अपने ऊपर उसके ऊपर क्या होगा? हावी हो गया। उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। अगर बात की जाए रिसेसिव कैरेक्टर, तो रिसेसिव कैरेक्टर में क्या है? टी स्मॉल टी, ये क्या होगा? इससे दब गया, यानी ये किससे छिप गया? कैपिटल टी से। तो ये कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। और अच्छे से समझाते हैं तो ध्यान से देखिए। अब उन्होंने जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी अगली पीढ़ी में जब कराया, तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो प्योर टाल, फिर से कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी एक प्योर बना, एक प्योर टाल बना और एक प्योर ड्वार्फ बना। और दो क्या बन गए? उसके हाइब्रिड बन गए। यानी ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी टाल अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो ये डोमिनेंट हो गया। यहां पे ड्वार्फ छुप गया तो ड्वार्फ वाला क्या हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर होगा। जिसने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया वो डोमिनेंट हो गया। यानी क्या हो गया? डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? जो ड्वार्फ है वो किस फॉर्म में? रिसेसिव की फॉर्म में। यहाँ पे टाल क्या है? डोमिनेंट की फॉर्म में है। यहाँ पे ये दोनों क्या है? हाइब्रिड है, यानी दोनों के कैरेक्टर है, लेकिन ड्वार्फ जो है वो छिप गया है और टाल क्या है? रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अगर बात की जाए जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो जीनोटाइप का मतलब है जब उसके जीन की स्टडी किया जाए उससे जो रेशियो निकले उसे हम जीनोटाइप कहते हैं।
और फिनोटाइप का मतलब बाह्य रूप से देख करके ये पता लिया लगाया जा सकता है आसानी से किसका रेशियो होगा, तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे 3:1 और 1:2:1। 3:1 जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, ये 3 तो है टाल देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्योर टाल है, 2 हाइब्रिड टाल है, और एक क्या है रिसेसिव। तो यानी कि अगर इसका अगर देखा जाए फिजिकली तो 3 कितने हो गए, लंबे हो गए, तो 3 हो गया, और एक रिसेसिव हो गया, तो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप रेशियो कहलाएगा, यानी भौतिक रूप से देख करके। और जीनोटाइप वाला पता है, जब जीन की स्टडी किया जाए उसके अनुसार जब रेशियो दिया जाता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। अगर देखा जाए तो एक टर्म यहाँ पे और आता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि जब जाइगोट जाइगस मतलब होता है, वैसे तो जाइगोट कहते हैं जाइगोटिक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे कैरेक्टर जो है अगर सेम सेम दिखाई देते हैं, यानी टी कैपिटल, तो इसको बोला जाता है होमोजाइगस कंडीशन। होमो मीन्स होता है समान, होमोजाइगस या जाइगोटिक कंडीशन। और जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, यानी जब दोनों जो कैरेक्टर हैं अलग अलग दिखाई दे, उस अवस्था को बोलते हैं हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अगर बात की जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक मॉन्क थे, पादरी थे, जो ऑस्ट्रिया शहर में थे, ऑस्ट्रिया शहर में रहते थे। इनका जो जन्म था वह 1822 ईस्वी में हुआ था, और 1884 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इनका जन्म ऑस्ट्रिया शहर में हुआ था, इनके सन का डेट था 1822 में, और 1884 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने क्या किया, लगभग 29,000 पौधों पे क्या किया, स्पीशीज पे क्या किया, स्टडी किया। लेकिन ये बेचारे फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय आपके जो साइंटिस्ट हैं, जो जिराफ मॉडल प्रस्तुत किया था, लैमार्किज्म की थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस थी, तो उनके आगे ये टिक नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीजों की डिस्कवरी करके गए। बाद में इनकी स्टडी किए 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, टी शेरमार्क और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो दे ब्रिज। इन्होंने क्या किया, इनके कार्य का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गार्डन लगाया था, उस गार्डन में मटर के पौधों को लगाया था, और उस पर इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे वो किस प्रकार के पौधों पे अपना कार्य किए थे। तो उद्यान के पौधे हिंदी में लिखा होता है, यानी कि बागीचे के पौधे में, मतलब एक एरिया में फार्म हाउस में बना करके इन्होंने बागीचे पौधे में इन्होंने अध्ययन किया था, यानी बॉटनिकल में अगर देखा जाए तो। अगर बात करें पी का साइंटिफिक नेम, तो होता है पाइसम सेटाइवम। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्यों नहीं किसी और प्लांट को सिलेक्ट किया। तो पहला ये कारण ये था, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल मीन्स होता है मोनोसियस प्लांट। देखिए बच्चे दो टर्म में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस, दोनों आज आप ध्यान से सुन लें। और एक होता है डायोसियस।
मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन प्लांट बॉडी। यानी पौधे, एक ही पौधे पे मेल और फीमेल जब दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को एक टर्म दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बच्चे यहाँ पे मोनोमिस होता है एक, तो सोचते हैं कि मतलब मोनोसियस तो मतलब यूनिसेक्सुअल होगा, लेकिन नहीं होता है। एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जहां पे मोनो होगा वहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मोनो को बाई से अटैच कर लिया। और जहां पे डायोसिस लिखा होगा तो वहां पे क्या होगा? यूनि होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। यानी डाई है तो कभी बाई नहीं हो सकता है। ये ट्रिक यहां वाला अगर कंफर्म रहेगा तो कभी भी कोई कंफ्यूजन होना। यानी डायोसियस अगर लिखा है तो यहाँ पे डायोसिस होता है, वैसे डाई मतलब होता है दो, तो बच्चे समझते हैं यानी ये कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। लेकिन यहाँ पे डाई होगा वहां पे कभी भी बाई नहीं होगा। यानी जहां पे डायोसिस लिखा है मतलब कि एक प्लांट बॉडी पे या एक उसकी ब्रांच पे या तो मेल ही होगा या तो फीमेल ही होगा। यानी सेक्सेस आर सेपरेट, यानी जब मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग प्लांट बॉडी पे पाए जाएंगे तो ऐसे प्लांट को डायोसिस प्लांट कहा जाता है। और ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जिसपे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे ऐसे प्लांट को डायोसिस प्लांट कहा जाएगा। और ऐसे प्लांट पे जिसपे डायोसिस प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट के लिए यूज नहीं किया जाता, मोस्टली यूज किया जाता है फ्लावर के लिए। तो यहां पे हमने क्या बताया? मोनोसियस का मतलब क्या होगा? ऐसे प्लांट जिनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो और उनपे क्या हो? बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, यानी दोनों पुष्प आए, मेल और फीमेल यानी दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? उस फ्लावर में मौजूद होंगे। तो ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और डायोसिस का सीधा सीधा ये मतलब समझ आइएगा कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें क्या होंगे? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। ऐसे प्लांट को डायोसिस प्लांट करेंगे। और अगला पाइसम सेटाइमम यानी पी प्लांट को लेने का ये कारण था कि इनकी जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ साइकिल, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। लाइफ स्पेन कम होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी ओरिजिनेट की जा सकती है। यानी जब कम वर्षीय पौधा होगा तो यानी जैसे मान लिया अगर इंसानों के ऊपर ये स्टडी करते हैं तो एक इंसान 100 साल जीता तब तक यही खत्म हो जाते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। इन्होंने ऐसे प्लांट को चूज किया जिसमें क्या उसके ऑफस्प्रिंग बना करके उसकी अच्छी से स्टडी की जाए। यानी उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी, यानी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सके, इसलिए इन्होंने क्या किया? पी प्लांट को लिया। पी प्लांट का एक और खासियत था, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों आसानी से कराया जा सकता है। इस कारण इस प्लांट को इन्होंने और कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रू ब्रीडिंग। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान इनमें क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग होती है। इसलिए इन्होंने क्या किया था? पी प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया था। अगर बात की जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो पाइसम सेटाइमम पी प्लांट थे उनके 7 कैरेक्टर लिए और इस कैरेक्टर का उन्होंने क्या किया? अच्छे से स्टडी किया और इन्होंने क्या किया? जेनेटिक्स के बारे में बताया। उनमें उन्होंने क्या किया? कुछ कैरेक्टर लिए और उन कैरेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ा। जैसे कि उन्होंने प्लांट हाइट लिया, तो प्लांट हाइट में एक जो कैरेक्टर डोमिनेंट था, जो प्रभावी था, वो टाल था। और रिसेसिव कैरेक्टर इन्होंने जो लिया दूसरा पद वो ड्वार्फ था, उनका उन्होंने मिक्सिंग कराया। एक यहाँ पे एक चीज समझ आइएगा, ट्रेट्स और कैरेक्टर में क्या अंतर होता है। ट्रेट जैसे कैरेक्टर क्या होगा? प्लांट की हाइट हो गई कैरेक्टर,
अब उसमें ट्रेट का मतलब प्लांट कैसा है, लंबा है या बौना है, ये उसका होता है ट्रेट। यानी कैरेक्टर तो एक हो सकता है लेकिन ट्रेट उसके क्या हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। यानी जैसे हम लंबे हैं, ये हाइट क्या होती है, नॉर्मली हाइट क्या होती है, कैरेक्टर है, लेकिन हाइट में ड्वार्फ है या लॉन्ग है, ये उसका क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रेट कहलाएगा। अगर बात की जाए फ्लावर कलर की, इन्होंने वायलेट फ्लावर लिया, वायलेट फ्लावर लिया और व्हाइट फ्लावर लिया। अगला जो फ्लावर पोजीशन की बात की, तो इन्होंने एक्सियल लिया और टर्मिनल लिया। पॉड शेप की अगर बात की जाए तो इन्होंने इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड लिया। पॉड कलर की बात की जाए तो ग्रीन और येलो कलर लिया। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो सीड कलर लिया तो उन्होंने क्या किया, जो अच्छे वैरायटी के थे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे, वो थे येलो कलर के, और जो रिसेसिव कैरेक्टर में थे वो थे ग्रीन। पॉड शेप की अगर बात की, इन्होंने लिया राउंड, और रिसेसिव कैरेक्टर में उन्होंने जो लिया था वो रिंकल्ड। इनकी स्टडी करके उन्होंने इसी के आधार पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में अच्छे से समझाया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जो प्लांट हाइट था उसमें टाल और ड्वार्फ, ये दोनों कैरेक्टर के बारे में लिया, उन्होंने स्टडी किया, जिसमें आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है, उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के इसी के माध्यम से उन्होंने समझाया। वायलेट कलर लिया और वायलेट कलर के आधार पर उन्होंने बताया कौन डोमिनेंट होगा, कौन रिसेसिव होगा, एक्सियल और टर्मिनल के हिसाब से बताया। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्टेंट मतलब सिकुड़ा हुआ, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, कौन, पॉड शेप के आधार पे बताया। पॉड कलर कैसा होगा, अगर वो ग्रीन कलर का होगा तो वो डोमिनेंट होगा, अगर वो येलो कलर का होगा तो वो रिसेसिव होगा। सीड कलर के उन्होंने बताया, अगर वो येलो कलर का होगा तो वो डोमिनेंट था, उन्होंने देखा जब स्टडी किया तो जो येलो कलर थे वो डोमिनेंट थे, और जो ग्रीन कलर थे क्या हो गए, रिसेसिव कैरेक्टर शो करने लगे। इसके आधार पर उन्होंने स्टडी किया। सीड शेप के हिसाब से जो राउंड कलर के थे, जो सीड वो क्या थे, डोमिनेंट थे, और जो रिंकल थे वो क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। इसी के आधार पर उन्होंने सारी अपनी जो जेनेटिक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया अच्छे से।